स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये 8 दिन जी लॉकडाउन का 8वां दिन और इस वक्त की क्या स्थिति वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करेंगे। सीएम आवास पर ही ये मीटिंग होनी है। सुबह 11 बजे मीटिंग कॉल की गई है। इस बैठक में सीएस, एसीएस, डीजीपी शामिल होंगे। टीम 11 के अध्यक्ष भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। नोडल अधिकारी भी शामिल होंगे इस मीटिंग में। शेल्टर होम में रखे गए लोगों के बारे में जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और किस तरीके से क्वारंटाइन टाइम के दौरान उनकी देखभाल हो रही है, इस पर समीक्षा बैठक है। निजामुद्दीन वाली घटना पर कल सीएम ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। आज 19 जिलों में तबलीगी लोगों पर भी अपडेट सीएम लेंगे इस मीटिंग के दौरान। कुल 157 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी और इस लिस्ट को 19 जिलों के कप्तान और जिलाधिकारियों को भेजा गया था ताकि इन लोगों की तलाश कर इन्हें चिन्हित कर इन्हें क्वारंटीन किया जा सके। तो लखनऊ से खबर, जहां पर मस्जिदों में रुके विदेशी नागरिक। कैसरबाग, मडियाओं, काकोरी मस्जिदों में जो विदेशी नागरिक रुके हैं, अलग अलग मस्जिदों में 23 विदेशी नागरिक रुके हुए हैं। कैसरबाग मस्जिद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के 6 नागरिक। मडियाओं की मकवा मस्जिद में बांग्लादेश के 7 नागरिक अभी भी हैं। 7 बांग्लादेशी नागरिकों में 3 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। काकोरी के पलिया गांव की मस्जिद में 10 बांग्लादेशी। वहीं मस्जिद के मतवलियों ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी है इस बारे में। सभी विदेशी नागरिक 13 मार्च को टूरिस्ट वीजा पर यहां लखनऊ आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहां पर फंस गए। लेकिन सवाल यह है कि इनके बारे में जानकारी प्रशासन को पहले क्यों नहीं दी गई। तमाम विदेशी जिनका मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी कोरोना खतरे को देखते हुए, फिर इनकी जानकारी छिपाने की कोशिश क्यों लगातार होती रही, ये एक बड़ा सवाल है। हापुड़ के भी लोग दिल्ली में हुए तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। पुलिस ने 63 लोगों को क्वारंटाइन किया है, जिनमें 9 विदेशी लोग हैं। ये सभी 19 से 30 मार्च के बीच पहुंचे थे। वहीं 3 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो हापुड़ की बात करें, कुल 63 लोग जो कि दिल्ली में जमात के कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, तबलीगी जमात का ये हिस्सा है, जिनमें 3 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इन तीनों को सरस्वती मेडिकल कॉलेज में इस वक्त भर्ती कराया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां शव यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। लॉकडाउन में शव यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। 11 नामजद और 70 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 10 लोगों को शव यात्रा में जाने की अनुमति दी थी। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र का यह मसला है, जहां पर शव यात्रा में 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति, बावजूद उसके यहां 70 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक अनुष्ठान बंद किए गए हैं। हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान पर पाबंदी है, कार्यक्रम पर पाबंदी है, प्रदर्शन पर पाबंदी है। शव यात्रा की जहां तक बात है, यहां इस यात्रा में भी शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने 10 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन यहां पर 70 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। और इन सभी कवायद के पीछे का उद्देश्य बस यही है कि जो चेन है कोरोना संक्रमण का, उस चेन को तोड़ा जा सके और वहां पर कहीं पर भी ढील ना हो, लापरवाही ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। लॉकडाउन के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जो है उनमें कटौती हुई है। घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी कम हुए हैं। घरेलू सिलेंडर 61 रुपए 50 पैसे कम हुए हैं दाम, तो वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 96 रुपए की कमी हुई है। तेल कंपनियों ने कीमतों में कटौती की है। बढ़ी कीमतें 1 अप्रैल से यानी कि आज से ही लागू हो गई हैं। नई कीमत दिल्ली की अगर हम बात करें तो 744 रुपए एक सिलेंडर की कीमत है। वहीं कोलकाता में ये 774 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 714 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 761 रुपए 50 पैसे। अब एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत इस वक्त।
तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का 8वां दिन है। आज राज्य की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे। हमारे साथ लखनऊ से अनामिका सिंह है हमारी सहयोगी, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, रामगोपाल द्विवेदी जो कि अब हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ेंगे, सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, उससे पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 8वां दिन लॉकडाउन का, और पूरी सख्ती से पालन कराने में इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस वक्त लगे हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का ही रुख करेंगे, हमारी सहयोगी अनामिका लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, 8वां दिन, इसमें कोई शक नहीं कि लोग परेशान हो रहे होंगे। एक तरफ इतना बड़ा खतरा है, दूसरी तरफ लगातार घर में रहते हुए परेशानी, मनोवैज्ञानिक तौर पर लोग परेशान होते ही हैं, लेकिन यह जरूरी है। लखनऊ की ताजा स्थिति क्या? देखिए मोनिका, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि आज लॉकडाउन का 8वां दिन है और अब कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो सैकड़ा का आंकड़ा पार कर चुका है। 108 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कनिका कपूर की स्थिति जो है वो थोड़ी पहले से ठीक हुई है, लेकिन इस बीच लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की निजामुद्दीन में हुए जलसे ने सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं, और इसीलिए देखिए आपके हर जिले में जो सूची जारी की गई थी, धरपकड़ शुरू हो गई है ऐसे लोगों की जो दिल्ली के जलसे में शामिल हुए थे। बहराइच हो, प्रतापगढ़ हो, कानपुर हो, हापुड़ हो, ऐसे ऐसे जिलों में जहां पर भी लोगों की सूची सामने आई थी, वहां के जिलाधिकारी कप्तान मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं और ऐसे लोगों को वहीं पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। आज की जो मौजूदा स्थिति है उसे आपको अपडेट कर दें। आज सबसे बड़ी घटना यह है कि पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से जो खाद्यान्न बांटने का जो काम होगा, राशन का जो धारक है उनको राशन देने का जो काम है वो आज से शुरू हो गया है। तो सुबह से ही देख रहे हैं हम कि सुबह 9 बजे से ही अलग अलग जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर जो कार्ड धारक है, जो आधार कार्ड, राशन कार्ड के जरिए वहां पे राशन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनकी लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं लोगों। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है नहीं, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। उससे पहले अनामिका, 1 घंटे बाद ही सीएम एक बार फिर मीटिंग लेने वाले हैं। तमाम बड़े अधिकारियों की मीटिंग होने वाली है और कोरोना को लेकर ही। और जैसा कि आप बता रहे थे कि तमाम जो सख्ती शासन और प्रशासन की, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन ठीक भी हुए हैं बड़ी संख्या में लोग, और अभी तक यहां पर हताहत की खबर नहीं है। ये चुस्ती का ही नतीजा हम कह सकते हैं कि तमाम लोग जो कि संक्रमित मिल रहे हैं, तुरंत उनका इलाज शुरू हो रहा है और उन्हें सही तरीके से रखा जा रहा है, अलग आइसोलेट किया जा रहा है। अनामिका, आज की जो मीटिंग होनी है उसमें मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए मोनिका, लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं। आपको भी जानकारी में होगा कि कल शाम उन्होंने 7 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर वेस्ट यूपी के वो जिले जहां पर ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, फिर चाहे वो सहारनपुर हो, फिर चाहे वो मेरठ हो, मेरठ में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे तेजी के साथ, तो वहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके समीक्षा की थी। आज उनकी जो बैठक है वो 11 बजे से शुरू होने वाली। कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होगी और उस बैठक में शेल्टर होम में जो लोग क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, लखनऊ के अवध शिल्पग्राम की बात हो या हज हाउस की बात हो या अलग अलग स्थानों की बात हो। हालांकि लखनऊ के अब 3 होटल और भी अधिग्रहित कर लिए गए हैं। होटल जेमिनी, आरिफ कैसल को भी अधिग्रहित किया गया है कि वहां पे जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। जो लोग खुद मेडिकल स्टाफ है और दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, अगर उसमें से कोई संक्रमित होता है तो उसको उस जगह पे ले जा करके आइसोलेट किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की जो आज जो बैठक है वो खास तौर पर इस बात को लेकर के है कि अलग अलग जो शेल्टर होम बनाए गए हैं वहां किस तरह के इंतजाम, कैसी व्यवस्था। जी, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ हैं। रामगोपाल, गोरखपुर के बारे में बताएं। 8वां दिन लॉकडाउन का और आज से राशन मिलने लगा है, निःशुल्क राशन वितरण हो रहा है तमाम राशन की दुकानों पर, वहां पर स्थिति कैसी है? गोरखपुर में ये आदेश दिया गया है कि जितने भी राशन डीलर हैं वो लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएंगे, और गोरखपुर में कुल 3,54,000 परिवारों को राशन पहुंचाने का है, और ये प्रक्रिया आज 9 बजे से शुरू हो गई है। राशन डीलर अपनी मशीन को लेकर जाएगा और हर एक एक घर पे, एक एक दरवाजे पे वो राशन देगा। उसको भीड़ इकट्ठा करने की कोई वो आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि आप उनके घरों तक पहुंचाएं, और इसीलिए गोरखपुर में जो सुबह छूट मिलती थी, इस तरीके की कोई छूट गोरखपुर में नहीं है। लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी है, और 8 नए पोर्टल यहाँ पे गोरखपुर में बनाए गए हैं कि जो सामानों की डिलीवरी ऑनलाइन कर रहे हैं। अब ऑनलाइन जो जिला प्रशासन का अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे वो ऑटो पोर्टल लोड है, और ऑटो पोर्टल पे आप जाके जो है
सामान मंगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है कि लोगों को जरूरत की चीजें भी उनके घर तक, यहाँ तक कि राशन भी उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। अमित के पास चलेंगे, कानपुर। अमित, यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? राशन की दुकानों पर लोग आ रहे हैं, वहीं पर उन्हें राशन मिल रहा है, या यहाँ भी होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है? देखिए मलिका, मैं आपको बताना चाहूँगा आज 8वां दिन है। निश्चित तौर पर रिलैक्सेशन यहाँ सुबह 6 AM से लेकर 11 बजे तक की है, और जो काउंटर्स बनाए गए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और जो 17 ऐसी जगहें जहाँ काउंटर, जिस तरह मेरे सहयोगी बता रहे थे रामगोपाल अभी गोरखपुर से, कानपुर में भी कमोवेश स्थिति ऐसी देखी, जैसे अगर हम पंकी की बात करें, या हम बात करें आरमापुर की, या बात करें विजयनगर की, शास्त्री नगर की, ऐसे तमाम लोकेलिटीज़ की, तो वहाँ डोर टू डोर जाके, मतलब अच्छी तौर पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं कि ये बीमारी फैलनी नहीं चाहिए, इसलिए लोगों को घर बैठे सारी सुविधाएं मिलें, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे फूड फैसिलिटी हो, चाहे ये आज से जो राशन वितरण का है, तो डोर टू डोर की कंसेप्ट को काफी एरिया में लागू करा गया है। और कई जगह 6 से 11 का जो रेलवे स्टेशन है, वहां सुबह काउंटर्स 8 बजे से ही खुल गए और लोगों की अच्छी खासी लाइन देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं कहीं जैसे रावतपुर गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने ध्यान नहीं रखा, फिर बाद में जब पुलिस के अधिकारी और कुछ प्रशासनिक लोग वहां पहुंचे, तो उसके बाद सर्कल बना के उनको लाइन वाइज बनाया गया, क्योंकि वहां 73 लोग टोटल काउंटर में थे, तो कहीं ना कहीं बनाया जाए। तो अब पूरा 11 बजे तक का ये पूरा सेगमेंट रहेगा। उसके बाद जिन लोगों को 11 बजे तक यहाँ नहीं मिल पाएगा, उनके घर तक जाके ये पहुंचेगा। यानी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने फैसिलिटीज दी हैं, उससे कोई भी छूटेगा नहीं, ये चीज जहन में रखी गई। बिल्कुल सरकार की ये कवायद, ये कोशिश नजर आ रही है कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो लोगों को लॉकडाउन के दौरान, और ये कामयाब हो सके। जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएं। प्रयागराज का रुख करेंगे, सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। सर्वेश, यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं, और साथ ही जो कोशिश है उसे एक बड़ा झटका लगा है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल बड़ी संख्या में लोग, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। 157 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। अब तक प्रशासन को कितने कामयाबी हाथ लगी है इन लोगों को इन तक पहुंचने में और इन्हें क्वारंटाइन करने में? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज में अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन कल शाम को उस समय हड़कंप मच गया जबकि प्रशासन को यह जानकारी हुई कि तबलीगी जमात में शामिल कुछ लोग प्रयागराज में भी मौजूद हैं। शाहगंज के शेख अब्दुल्ला मस्जिद और मुसाफिर खाने में जब छापेमारी की कार्रवाई की गई तो वहां पर कई लोग मिले, करीब 36-37 लोग वहां पर मिले, जिनमें से 9 ऐसे लोग मिले जिनमें कि 7 इंडोनेशिया मूल के नागरिक हैं और एक केरल और एक पश्चिम बंगाल का नागरिक है। ये लोग 11 और 12 मार्च को दिल्ली में हुई तबलीगी जमात में शामिल थे और यहाँ पर 22 मार्च को पहुंचे थे। यहाँ पर वो मस्जिद में ठहरे थे और इसकी सूचना प्रशासन को मस्जिद के मुतवल्ली नहीं दी थी और इस मामले में उसके खिलाफ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और उनके संपर्क में जो लोग आए थे, करीब 36-37 लोगों को जॉर्ज टाउन के कमला भवन में क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो स्वास्थ्य की टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। तो यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कल सुबह जब इस तरह की बात हो रही थी तो यह कहा जा रहा था कि जोन में 11 लोग थे जो कि जमात में शामिल थे, जिनमें कि 8 लोग प्रयागराज के मऊ आइमा के थे और 3 प्रतापगढ़ जिले के थे और वो सभी लोग दिल्ली में हैं। तो इसलिए प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। लेकिन देर शाम तक जब यह खबर आई कि कुछ लोग यहां पर शामिल हैं तो प्रशासन चौकन्ना हुआ और प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद सर्वेश, और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग बातों को छिपा रहे हैं, खुद छिप रहे हैं और साथ ही सही जानकारी प्रशासन को नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद सर्वेश आपका। अनामिका भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। गोपाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक कोरोना से जुड़ी जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। देश में अब तक सबसे ज्यादा अब तक जो मामले सामने आए हैं उनकी संख्या है 1442। कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 104 संख्या हो गई है कोरोना मरीजों की। अकेले गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें, नोएडा की बात करें तो यहां पर 41 मरीज सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव ये पाए गए हैं। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 19 पहुंच गई है। वहीं आगरा में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 12 है। लखनऊ की बात करें, राजधानी, यहां पर 9 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से। तो वहीं गाजियाबाद में 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। लखीमपुर खीरी में 1 शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं कानपुर नगर में 1, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 1, वाराणसी में 2, शामली में 1, जौनपुर में 1, बागपत में 1, बरेली में 6 और बुलंदशहर में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आगरा में 46 जमातियों को क्वारंटाइन किया गया है। तो 1443 में उत्तर प्रदेश के 108 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव हैं और
अकेले गौतम बुद्ध नगर में ही 41 लोग कोरोना से संक्रमित है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं और प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है ताकि जो ये वायरस है इसका खतरा और ज्यादा न फैले। और ऐसे में लोगों से भी यही अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, जिसकी जो समस्या है वो प्रशासन को, शासन को बताए। व्यवस्था की जा रही है समस्याओं को दूर करने की। इस वक्त देश के सामने जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो यही है कि कोरोना को हराना है और ये बिना लोगों की भागीदारी के संभव नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से। यहां अलग अलग मस्जिदों में 118 जमाती मिले हैं। पुलिस की 12 टीमों ने ऑपरेशन चलाया और इन्हें पकड़ा है। सभी को पकड़कर शेल्टर होम में क्वारंटाइन किया गया है। आज इन सभी का मेडिकल चेकअप होगा। 100 से ज्यादा, ये संख्या 100 से ज्यादा है। 118 जमाती मिले हैं अलग अलग मस्जिदों में। इनमें कुछ आगरा के हैं, कुछ बाहर के हैं। इन सभी को पुलिस की 12 टीमों ने ऑपरेशन चलाया और इन तक पहुंची है ये टीम, पुलिस की टीम, जिसके बाद इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। शेल्टर होम्स में इन्हें रखा गया है और सभी का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। तो जैसे ये खबर आई कि दिल्ली में निजामुद्दीन के पास तबलीगी जमात का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, भव्य कार्यक्रम, जिसमें 2500 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और ये लोग देश के अलग अलग राज्यों से और साथ ही विदेश से भी आए हैं। जिसके बाद अलग छोटा छोटा ग्रुप बनाकर जमातियों का जो छोटा छोटा ग्रुप है पूरे देश में अलग अलग राज्यों, अलग अलग मस्जिदों की ओर निकल पड़ा। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये जहां थे वहीं फंस गए, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई और इनमें कई कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिमांशु, आगरा में 118 जमाती मिले हैं, क्या ये सभी दिल्ली के प्रोग्राम में शामिल हुए थे ये सभी, या फिर ये अलग अलग प्रोग्राम का हिस्सा थे? जी, इसमें से कुछ दिल्ली के प्रोग्राम में शामिल हुए थे और बाकी इनके टच में आए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हुआ है। दिल्ली वाला जो जमात इकट्ठा हुई थी वहां तबलीगी जमात, तो उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश शासन से निर्देश आए हैं कि कोई भी खतरा मोल ना लिया जाए, इसको लेकर कल रात से अभियान चलाया गया है। तो उसमें 89 लोग पकड़े गए थे। उसके बाद आज सुबह फिर सूचना मिली कई जगह, कई मस्जिदों में ये लोग इकट्ठा है, फिर वहां से इनको लाया गया। सबसे बड़ी लापरवाही ये हो रही है कि इसमें इन लोगों को खुद सामने आना चाहिए, खुद सामने नहीं आ रहे ये लोग, और इसके लिए पुलिस को स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर बाकायदा। बिल्कुल हिमांशु, समस्या यही है कि ये खुद सामने नहीं आ रहे हैं। न जाने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खतरा किसी एक या दो के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार, इनके पूरे परिवार को खतरा है अगर कोई संक्रमित होता है तो। अब ये बताइए जरा कि जो 118 जमाती हैं जिन्हें पुलिस ने, अब प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है, क्या इनमें किसी को संक्रमण जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं? इनकी जांच जो है आज होगी, इनके सबके सैंपल लिए जाएंगे और जो कल तक स्क्रीनिंग हुई थी तो उसमें किसी की स्थिति गंभीर ऐसी नहीं पाई गई थी। लेकिन क्योंकि अब आप देखिए सार्थक हॉस्पिटल के मामले में कि बेटे को हुआ था, डॉक्टर सामान्य पाए गए थे, पहली रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है तो पॉजिटिव आ गई है। यानी इसका लक्षण 4 से 10 दिन बाद भी पता चलता है कोरोना का। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि 14 दिनों तक ये खतरा बना रहता है, कि ये जरूरी नहीं कि आज लक्षण नहीं है, आज अगर रिपोर्ट में बात सामने नहीं आ रही है संक्रमण की, तो 14 दिन के अंदर कभी भी ऐसा हो सकता है। 14 दिन के अंदर कभी भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आज नहीं है तो कल भी नहीं होगा, इसलिए खतरा टल गया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सचेत रहने की जरूरत है, लगातार मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आगरा में अलग अलग मस्जिदों में 118 जमाती और वो लोग जो दिल्ली के प्रोग्राम का हिस्सा बने थे उनके संपर्क में आए, सभी को क्वारंटाइन किया है प्रशासन ने। इधर भदोई से खबर, जहां पर गेस्ट हाउस के संचालक पर मामला दर्ज हुआ है। मस्जिद गेस्ट हाउस के संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद के गेस्ट हाउस में 11 बांग्लादेशी मिले थे जिन्हें छिपा कर रखा गया था। 4 मार्च से ही यहां पर छिपे हुए थे ये बांग्लादेशी नागरिक, तबलीगी जमात से आकर यहां पर रुके हुए थे। भदोई के काजीपुर मरकज मस्जिद का ये मसला है। प्रशासन को इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि प्रशासन की ओर से लगातार तमाम होटल्स को भी ये चेतावनी दी जा रही है और उन सभी जगहों को और पर्सनल भी लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी बाहर से आए हैं पिछले कुछ दिनों में उनकी जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए ताकि उनका मेडिकल चेकअप हो सके। लेकिन मस्जिद में जो 11 लोग यहां पर ठहरे हुए थे बांग्लादेशी नागरिक, इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।
इधर हापुड़ से बड़ी खबर, दिल्ली तबलीगी जमात में शामिल लोगों का मामला। यहां पर प्रधान कामिल और एक मौलवी पर एफआईआर दर्ज हुई है। हावल के ग्राम प्रधान पर मामला दर्ज हुआ है। जमातियों की जानकारी छिपाने का इन पर आरोप है और इसी सिलसिले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हापुड़ में 2 पर मुकदमा हुआ है। हापुड़ में 63 जमाती मिले, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कोरोना की जंग में भारतीय रेलवे की पहल का यूनाइटेड नेशन ने भी तारीफ की है। यूनाइटेड नेशन ने ट्वीट कर भारतीय रेल के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलकर कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने के लिए साफ सुथरी जगह तैयार करने की पहल की तारीफ की है। उधर अमेठी में भी लॉकडाउन के बीच राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा जा रहा है। कोटेदार दुकान से 1 मीटर दूर खड़ा होकर आकर गांव वालों को राशन बांट रहे हैं। राशन बांटने की ये प्रक्रिया 10 दिन चलेगी। कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और यहां पर कोटेदार ने भी ये व्यवस्था की है। उधर बुलंदशहर के औरंगाबाद में 11 नामजद और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यह मुकदमा शव यात्रा निकालने पर एसएसपी के आदेश के बाद दर्ज हुआ। लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने 10 लोगों को शव यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन लोग माने नहीं। काफी संख्या में लोग शव दफनाने के लिए निकले थे, कब्रिस्तान पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया है। भाई थोड़ी दूरी पे उधर को हो जाओ, कुछ इधर रोड की तरफ। उधर लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की बढ़ती कालाबाजारी की शिकायत के बीच फिरोजाबाद के डीएम चंद्र विजय सिंह फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने बाइक पर बैठकर बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से राशन का भाव भी पूछा और ग्राहकों से भी जानकारी हासिल की कि उन्हें किस रेट पर सामान मिल रहा है। हालांकि इस दौरान क्वारंटाइन की शिकायत नहीं, ओवर रेटिंग की शिकायत बहुत जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने लोगों से दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील भी की। इधर संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम और तेज कर दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए शहर के सभी 80 वार्ड्स में नगर निगम की ओर से मशीनों के जरिए सैनिटाइजेशन चल रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहां नगर निगम बड़ी मशीनों के जरिए दवाइयों का छिड़काव करा रहा है, वहीं गली मोहल्लों में बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, वहां भी छोटी गाड़ियों और नगर निगम के कर्मचारी पैदल ही सैनिटाइजेशन में जुटे हुए हैं। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है। प्रयागराज में लगातार नगर निगम की ओर से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये नगर निगम की मशीनें हैं जो कि पूरे शहर को, गली को, मोहल्लों को सैनिटाइज कर रही हैं। और खुद मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी सड़क पर हैं कर्मचारियों के साथ और वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, उनसे अपील कर रही हैं कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। और जो सैनिटाइज किया जा रहा है उसके लिए भी लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घर में स्वच्छता रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और पूरे गलियों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी तरह का संक्रमण प्रयागराज में न फैले। हम बात करेंगे मेयर से ही। मैम, ये बताएं कि आप खुद सड़कों पर हैं अपने कर्मचारियों के साथ, किस तरह से पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है? देखिए, नगर निगम शुरू से ही पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहा है, दवाइयों का छिड़काव कर रहा है और हमारे सभी कर्मचारी अधिकारीगण लगे हुए हैं। और हम लोग सड़क पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता रहे। उनका ये कहना है साफ तौर पे कि चूंकि वो सड़क पर इसलिए हैं कि जिससे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता रहे, वो भी पूरे उत्साह से इस काम में लगे। चूंकि वो शहर के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उन्होंने शहर के नागरिकों से अपील की है, युवाओं से अपील की है कि वो लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और घरों में रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। चारों तरफ शांति है, फिर भी यूपी के बागपत में अशांति फैलाने में कुछ लोग जुटे हुए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। शांति से पूरा देश अपने घरों में रह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अमन और चैन पसंद नहीं। यही वो लोग हैं जिन्हें दुनिया का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। अपना डंका बजना चाहिए, बाकी सब कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों पर जब पुलिस का डंडा चलता है तब होश ठिकाने आते हैं। यही लोग हैं जो अमन और चैन के दुश्मन हैं, जिन्हें शांति से रहने में मजा नहीं आता, क्योंकि खून खराबा करना इनके खून में है।
हर समय गाली जुबान पर होती है और पत्थर हाथ में होते हैं, क्योंकि इनके सर पर शूरवीर बनने का फितूर चढ़ा है। इस वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को भी दबंगों ने निशाना बना लिया, जिससे एक सिपाही जख्मी हो गया। सर, हम अपने घर बैठे हुए थे फैमिली के साथ, और कुछ आदमी बाहर गाली गलौज कर रहे थे। मेरे भाई ने उनको बोला कि भाई परों को गाली दे लो आप, तो उन्होंने मेरे भाई पे मारपीट करी। वो भूरे के लड़के हैं, जिनका नाम आदिल है, एक का नाम सानू है, और उन्होंने बहुत मारपीट करने के बाद हम दरअसल बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कसेवान कॉलोनी में भूरा आदिल पक्ष के लोगों ने इकराम पक्ष को निशाना बना लिया। खबर है कि इकराम के भाई ने लोगों को गाली गलौज करने से मना किया, जिससे गुस्साए आदिल पक्ष के लोगों ने इकराम के भाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।